इसको क्या बोलेंगे? पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन दोनों अलग अलग चीज है। कैटायन क्या लगाता है? पोलराइजिंग पावर, जबकि अनायन क्या लगाता है? पोलराइजेशन। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक पोटेंशियल। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? 5। जितना ज्यादा चार्ज होगा किसका? कैटायन का, उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और साइज क्या होना चाहिए कैटायन का? कम होना चाहिए। और चार्ज क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, तो इनडायरेक्टली उतना ज्यादा क्या होने लगेगा? पोलराइजेशन होने लगेगा। अनायन का क्या होना चाहिए बेटा? अनायन का मतलब चार्ज ज्यादा होना चाहिए ना। अनायन का क्या ज्यादा होना चाहिए? चार्ज। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा कैटायन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। दूसरी चीज कि अनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा उतना, जैसे ये, उतना ज्यादा अपने शेड को क्या कर सकता है? टूवर्ड्स टू कैटायन। जितना बड़ा साइज होगा उतना एसिडिक। जैसे छोटा साइज है तो सिर्फ अपने शेड को कहाँ तक चेंज कर पाएगा? ऐसे चेंज कर पाएगा। लेकिन जितना मानो इतना बड़े साइज का क्या हमारे पास में अनायन है, तो और ज्यादा ऐसे करके वो अपने शेड को क्या कर पाता है? चेंज कर पाता है। तो अनायन का साइज लार्ज होना चाहिए पोलराइजेशन के लिए, और कैटायन का साइज क्या होना चाहिए? स्मॉल। क्योंकि कैटायन के शेप को हम कुछ नहीं कर रहे हैं ना, वो एकदम स्टैटिक है अपने जगह पे। हम शेप किसका चेंज कर रहे हैं? अनायन का। तो अनायन का साइज लार्ज होगा तो ज्यादा किधर से जा पाएगा? वो कैटायन की तरफ से जाएगा। और कैटायन का साइज क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। अगर चार्ज की बात करेंगे तो दोनों का चार्ज क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। चार्ज में ऐसा कुछ नहीं। कौन कौन से फैक्टर जो है, इधर से होता है, मैं भूल जाती हूँ बार बार। इधर से अपन कर सकते हैं, इधर से लिख सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स बेटा इफेक्ट करता है पोलराइजेशन को? पहले हमने देखा चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? पदांक रूल। पता होगा ना, पदांक रूल। और पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगा? साइज ऑफ अनायन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। अब हमको कंपेयर करने, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अपन चार्ज एकदम अपने को सेम लगता है, साइज भी अपन जैसे अनायन सब में कॉमन है, अगर उसमें कंपैरिजन करना है, जैसे अलग अलग ब्लॉक के एलिमेंट्स आ गए और अपने को पोलराइजेशन कंपेयर करना है, एक एस ब्लॉक का आ गया, एक पी ब्लॉक का आ गया और एक डी ब्लॉक का आ गया, तो पोलराइजेशन बात ही नहीं। पोलराइजेशन सबसे ज्यादा किस में होता है बेटा? डी ब्लॉक में होता है। उससे कम किस में होगा? पी ब्लॉक में होगा। और सबसे कम पोलराइजेशन किस में होता है? एस ब्लॉक। क्यों? क्योंकि एस ब्लॉक वाला जनरली क्या बनाता है? कैटायन बनाता है ना। अगर सिर्फ कैटायन की बात करेंगे, जैसे एस ब्लॉक का कैटायन, एस ब्लॉक का कैटायन कौन कौन सा होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। पी ब्लॉक का कैटायन कौन सा होगा? टिन, लेड, ये सारा कुछ होगा। एस ब्लॉक वाले में +1 चार्ज भी आता है, +2 चार्ज भी आता है। पी ब्लॉक वाले में जनरली क्या आता है? +1 आएगा क्या? पी ब्लॉक वाले में बहुत कम +1 आता है, जनरली +2 +3 आता है। डी ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन सा कैटायन ले सकते हैं? Cu+, Ag+, Au+, कैडमियम+, ये सारी किसके हो जाएंगे? डी ब्लॉक। बस ये ऑर्डर याद रखना है कौन कौन सा होगा, कि सबसे ज्यादा डी ब्लॉक में होगा पोलराइजेशन, फिर पी में होगा, सबसे कम किस में होता है? एस में होता है। पोलराइजेशन की वजह से कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है? कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लिखो क्वेश्चन।
यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन क्या होगा, हाँ या नहीं, तो डायरेक्ट है। साइड ऑफ द टाइम से ही तो होता है ना साइज ऑफ द टाइम क्यों लगाओगे, साइज ऑफ द टाइम तो कब लगाओगे जब सेम ग्रुप या सेम उसमें होगा, सेम पीरियड में होगा। ये तो एसपीटी दिख रहा है ना, यहाँ पे एसपीटी में तो ये लगाओगे डायरेक्टली, साइज कैसे लगाओगे, ये इन सब में तो बाकी चार जो साइज फैक्टर लगाओगे जिसमें सेम लिख रहा हो, जिसमें इसमें एक चीज कॉमन है तो दूसरा वेरी कर रहा है, उसमें लगाओगे ना चार ये साइज। अगला क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लगाओ साइज, TCS साइज तो ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि प्लस किसमें, प्लस फाइव में ये प्लस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, तो कोवलेंट कनेक्शन ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन, किसमें होगा, ZN प्लस टू में, TTV प्लस टू में और HD प्लस टू, चार्ज सेम हो गया, साइज क्या होगा, ZN CD और HD कहाँ पे आता है, डी ब्लॉक के सबसे लास्ट में आता है ना, ग्रुप नंबर 12 में आता है, क्या होता है साइज, जेड इफेक्टिव क्या होता है, डाउन द ग्रुप, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, हाँ सेक्शन में ग्रुप नंबर 12 में, ग्रुप नंबर 3 ग्रुप नंबर 12 में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, कभी तो किए थे जेड इफेक्टिव डाउन द ग्रुप, कभी तो क्लास कभी क्लास में तो किए थे, कल की क्लास में नहीं किए थे, जेड इफेक्टिव क्या होता है डाउन द ग्रुप, इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा कल की क्लास में किए थे ना, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा। बाकी सब ग्रुप में क्या होता है, 4D और 5D का अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है, हाँ या ना, ग्रुप में डाउन द ग्रुप बढ़ता है जैसे हाँ बाकी सब ग्रुप में 4D और 5D का सेम नहीं होता, साइज सेम होता है कि नहीं होता, तो मैं पूछ रही हूँ, ग्रुप नंबर 12 में एक्सेप्शन है ना, इसमें अप्रोक्सीमेटली सेम नहीं होता है साइज, क्योंकि मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में होता है, इसका एक्सेप्शन लगता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी, इस वजह से मेरी भाषा समझ नहीं आ रही, तो बाकी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव साइज जेड इफेक्टिव को नहीं, साइज अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है 4D और 5D सीरीज में, मतलब पुअर शील्डिंग क्यों होता है, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, पुअर शील्डिंग ऑफ 4F ऑर्बिटल, ये रीजन होता है ना, पुअर शील्डिंग ऑफ 4F लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो पोलराइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिलेट करके बताओ, मैंने बोला कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो पोलराइजेशन 5 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, 5 इक्वल टू क्या होता है, रिलेशन बताओ जेड इफेक्टिव और 5 के बीच में, 5 अभी बताया ना बेटा, 5 क्या होता है, थोड़ा PDF पीछे कर देती हूँ तो ज़्यादा
भी कुछ रिलेशन है तुम लोग ऐसा मुंह बना देते हो कि बहुत भारी क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रही हूँ? फाई के बीच में रिलेशन बताओ। फाई क्या होता है? किसके लिए होता है फाई? किसके लिए बताते हैं हम? कैटायन के लिए कि एनायन के लिए? कैटायन के लिए। कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? चार्ज अपॉन रेडियस। बेटा चार्ज रेडियस के इनवर्सली होगा, चार्ज के डायरेक्टली होगा। जेड इफेक्टिव क्या होता है? रेडियस के इनवर्सली के डायरेक्टली। ये देखो यही नहीं पता तो मैं आगे क्या बताऊं? पर आप तो वही ट्रांसमिशन करते बड़ा है जेड मैंने ये कहा बात है नहीं, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? मैंने ये कहा कि ज्यादातर लोग ग्रुप नंबर 12 में जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है हाँ ना? और जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? चार्ज के होता है कि नहीं होता है? ये तो पता है ना, चार्ज के डायरेक्टली होता है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव का मतलब ही होता है अट्रैक्शन। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर रहे हैं, उतना क्लोज किसके आ जा रहा है? न्यूक्लियस के। जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा। और पाई भी क्या बोल रहा है? जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा पाई होगा। तो कैसे रिलेट करोगे? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो पाई क्या होगा? बढ़ेगा। बस यही तो पूछ रही हूँ। ऐसे लिंक करके पढ़ना सीखो, नहीं तो फिर इनऑर्गेनिक कैसे करोगे? पूरे पीरियोडिक में यही होता है। मैम तो जेड इफेक्टिव रेडियस के डायरेक्टली नहीं होगा नहीं, अभी तो बोले ना राउंड अबाउट हाँ तो रेडियस के डायरेक्टली नहीं होगा जेड इफेक्टिव कहाँ डाउन द ग्रुप बढ़ता है? अभी तो आप बोले मैंने जेड इफेक्टिव बढ़ा, मैंने ये नहीं कहा कि जेड इफेक्टिव बढ़े। जेड इफेक्टिव रेडियस को रिलेट ही नहीं किया बेटा मैंने अभी तक। मैम तो नीचे साइड बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा राउंड अबाउट राउंड अबाउट रेडियस बढ़ेगा तुम लोग का पीरियड, तुम लोग का इनऑर्गेनिक चला हुआ है, ऑर्गेनिक चला हुआ है, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछो तो वो नहीं बता पाते हो। पीडीएफ देने में थोड़ा लेते हो, जिस दिन अटकोगे वहीं पे बताऊंगी मैं, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगी मैं। पीडीएफ देने से हम जल्दी हो गए।
है 12 13 आपको कौन सा चाहिए इजी है। मैम वो वाले से कर लो ना वहाँ पे जो साइड में आता है हाँ वो कोई बात नहीं मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं मिलती तो नया नया तो नहीं होता है। बस बात है। जेड इफेक्टिव तो सबको क्लियर था ना कि डाउन द ग्रुप क्या होता है जेड इफेक्टिव। बढ़ता है जेड एस सी डी और एच डी में डाउन द ग्रुप क्या होता है जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है ना। ये क्लियर है सबको समझाने की जरूरत नहीं है। मैम नॉर्मली डिक्रीज होता है पर जेड एस डी में बढ़ता है नॉर्मली डिक्रीज होता है जेड नॉर्मली भी इंक्रीज होता है। तो इसमें तो फिर अलग से आप क्या बोल रहे हो इसमें कुछ नहीं बस इसमें एक्सेप्शन नहीं है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। जनरली देखो जेड इफेक्टिव और रेडियस एक्सेप्शन में क्यों बोली भाई। एक्सेप्शन क्यों बोली। जेड इफेक्टिव और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली मैम आप बोले ना नीचे बढ़ रहा है नीचे जाएगा तो मैं रेडियस बढ़ जाएगा। सुनो एकदम ध्यान से। मैं एक्सेप्शन जेड एन सी डी और एच डी एक्सेप्शनल केस है इसलिए उसमें जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है और रेडियस भी बढ़ रहा है। इन जनरल जेड इफेक्टिव और रेडियस दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब इन जनरल डाउन द ग्रुप जेड बढ़ता है हाँ ये चीज़ तो मैं बोला था कब मान लीजिए तो तभी तो मैं बोली कि एक्सेप्शन होता है। तुम लोग कुछ और ही समझने लगे। हाँ रेडियस भी इनवर्सली होता है। और इसमें जो जेड एस सी डी और एच डी में क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये बताओ। क्योंकि एक्सेप्शन किसका एक्सेप्शन। जेड इफेक्टिव डाउन करो ये अरे ठीक है कमी रेडियस कोई बात नहीं मैं अपने आप को समझा रही हूँ। मैं अपने आप को समझा रही हूँ बेटा। देखो लिख देती हूँ भाई। इन जनरली क्या होता है जैसे कि हम डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप आते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है। घटता है बढ़ता है मैम अभी आप बोले थे कि डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव घटेगा चलेगा अब मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ इन जनरल रेडियस डिक्रीज होता है जेड इफेक्टिव नहीं होता है भाई। रेडियस और जेड इफेक्टिव दोनों क्या होते हैं ये बता दो। रेडियस और जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे ना वही तो मैं बोली इन जनरल जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा रेडियस के। बट एक्सेप्शन इतने देर से वही तो समझा रही हूँ। एक्सेप्शनल केस कौन सा होता है ग्रुप नंबर 12। इतने देर से मैं किसी ग्रुप की बात करूँ दूसरे किसी की बात ही नहीं की हूँ। बाकी मैं पढ़ाई नहीं हूँ कुछ। ग्रुप नंबर 12 में क्या होता है बस एक लाइन सुन लो भाई इससे ज़्यादा नहीं समझाऊंगी बस इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना पीरियोडिक का पार्ट है वैसे भी। फालतू के केमिकल बॉन्डिंग नहीं कीजिए। मैम डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़ता है बस ये जानना है डाउन द ग्रुप ऐसा पी ब्लॉक में तो ये नहीं होता डी में लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन लगता है। मैं रोज दूंगी डी में लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन लगता है। तुम बस आधा आधा ज्ञान है कि कुछ भी कुछ बोल रहे हो। अब मैं जो बोल रही हूँ तुमको सब उल्टा लग रहा है। इन जनरल एस और पी ब्लॉक में क्या होता है डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़ता है
जेड इफेक्टिव क्या होता है डाउन द ग्रोथ? जेड इफेक्टिव डी ब्लॉक, अभी मैं किसी और का बात नहीं कर रही, एस और टी भूल जाओ, सिर्फ डी ब्लॉक का बताओ। जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है डाउन द ग्रुप में? इंक्रीज हो रहा है जेड इफेक्टिव। हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है कि जेड इफेक्टिव और रेडियस क्या होना चाहिए इनवर्सली। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो रेडियस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो रेडियस का जब हम ऑर्डर लिखेंगे तो ये होना चाहिए ना, जेड एन टी डी और एस जी, ऐसा होना चाहिए ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन होता है। क्यों एक्सेप्शन होता है? क्योंकि मर्क्यूरी क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होगा, और ये सारा कुछ किस में दिख रहा है? जेड किस में होता है? सॉलिड होता है, और ये लिक्विड में होता है। तो रेडियस किसका ज्यादा, लिक्विड का कि सॉलिड का? लिक्विड का ज्यादा। इसलिए इसमें डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा, किस वजह से रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है। बस इतना ही समझाना है। और ये जेड इफेक्टिव रेडियस की वजह से तो यहाँ से डी ब्लॉक में आता है। डायरेक्टली हुआ कि इनवर्सली हुआ? अरे ये तो यूनिवर्सली लिखा है। अब मेरे पे तरस नहीं आ रहा तुम लोग को? मेरे पे तरस आ रहा है? किसको पूछो मेरे पे तरस आ रहा है? मैं पीरियडिक नहीं पढ़ा रही बेटा, अभी हम केमिकल बॉन्डिंग पे चल रहे हैं। बस मेरे साथ से पूछ रहे हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी अब पूरे दिन। जो पढ़ रहे थे ना वही, अब इसको मैं अलग तरीके से समझा रही हूँ। जो पढ़ रहे थे वही पढ़ेंगे, बीच से बताने से यही दिक्कत होता है। खुद राइट नहीं है, किसी और कॉन्सेप्ट से बता देती। भूल जाओ क्या हुआ था। जब खत्म हो जाए केमिकल बॉन्डिंग टाइम मिलेगा तो पूरा स्टार्टिंग से पढ़ा देंगे। ये सारा कुछ है। जेड इफेक्टिव इतना समझ आ रहा है कि डाउन, इतना तो सबको समझ आ गया ना, डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? चार्ज बढ़ना, ठीक है। फाई भी क्या बोलता है? फाई का मतलब होता है चार्ज और कटायन। चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन क्या होता है? बढ़ता है। पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। बस इतना ही है। जेड इफेक्टिव बढ़ा तो फाई मतलब कि चार्ज बढ़ना, चार्ज बढ़ा, चार्ज बढ़ेगा बेटा तो पोलराइजेशन क्या होगा? इसमें इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या ऑर्डर हो जाएगा? लिखो ऑर्डर, किसका ऑर्डर था? तो आज तुम लोग भानु में पीछे तो नहीं आए हैं? हैं? ये बताओ। कौन सा प्रश्न से करके आए हो उसमें? इस तरह के जवाब में प्रश्न सवाल ही देते हैं। सबसे अभी क्या है? वीडियो एक फुल बॉटल तो नहीं पी गए? हाँ, और है लेके आओ या लेने जितना भी खा सकते हो लेने। बाकी क्वेश्चन होमवर्क है, बाकी क्वेश्चन होमवर्क करके आओगे। सीधा सीधा वही लगाना है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। बस अनायन का अगर कॉमन हो जाएगा तो अनायन का साइज को क्या, जितना ज्यादा अनायन का साइज होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन, और कैटायन का साइज को क्या लेना है? स्मॉल। यही होता है पोलराइजेशन। अगला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। ये खत्म कर दो, समझाना था। सॉल्युबिलिटी का हाइड्रेशन पढ़े थे, है ना? कोई चीज सॉल्युबल कब होगा? जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा। हाइड्रेशन एनर्जी मतलब कैटायन और अनायन जितना ज्यादा इंटरैक्ट करेंगे उतना एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा उतना ही कंपाउंड क्या होगा? सॉल्युबल होगा। मतलब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तो कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी कम तो कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी कम। लेटिस एनर्जी क्या होता है? क्या
वैसे ही ब्रेक ही नहीं होना चाहता है वो आयन में, तो कंपाउंड सॉल्युबल है क्या? नहीं है। मतलब लैटिस एनर्जी अपने को कम चाहिए और हाइड्रेशन एनर्जी अपने को ज्यादा चाहिए, तभी जाके कंपाउंड क्या होगा? सॉल्युबल होगा। ऐसे करके हमने कंपाउंड ले लिया M प्लस और X माइनस, जो भी समझाया मैंने। M प्लस जब बोलेगा वो हाइड्रेशन एनर्जी है, X माइनस जब बोलेगा तो क्या है? वो भी हाइड्रेशन एनर्जी है। दोनों के बीच में अगर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या है? लैटिस एनर्जी है। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी हमको अपने आप रिलीज होता है या हमको सप्लाई करना पड़ता है? रिलीज होता है। कब रिलीज होगा? जब ऐसा होगा तब रिलीज होगा। मतलब आयन से अगर कंपाउंड बना रहा है तो लैटिस एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। मान लेते हैं कि उल्टा चले, उल्टा कैसे चलेंगे? अभी बेटा हम इधर से इधर जा रहे हैं, एरो किधर पे है? इधर से इधर पे, तो लैटिस एनर्जी रिलीज हो रहा है। अभी प्रोसेस कौन सा है? एक्सोथर्मिक। उल्टा चलो, हमको कंपाउंड को सॉल्युबल करना ना पानी में डाल के, मतलब उल्टा चलेंगे। उल्टा चलेंगे मतलब इधर पे चलेंगे, इधर पे चलेंगे तो अब क्या हो जाएगा? अब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा? एंडोथर्मिक होगा। मतलब कि एक तरीके से ये बोल रहे हैं कि कंपाउंड को जब भी हम डिसॉल्व करते हैं तो लैटिस एनर्जी कैसा बिहेव करता है? एंडोथर्मिक की तरह बिहेव करता है। लैटिस एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देंगे तो कैसा हो जाएगा? एंडोथर्मिक। मतलब एनर्जी अपने को क्या करना पड़ रहा है? सप्लाई कर। ये सबको क्लियर है? क्या है? अब M प्लस X माइनस वही चीज लिखा हुआ, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से तो कंपाउंड क्या होगा? सॉल्युबल। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, बहुत सारे कल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़े थे, डाइपोल डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ऐसे बहुत सारे पढ़े थे। जब कोई भी कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होगा तो कैसा बिहेव करता है? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि या तो M प्लस होगा या तो X माइनस होगा। आयन होगा, किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो? वाटर के साथ। तो कैसा इंटरेक्शन होगा? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। अब इसमें पूरा का पूरा ना कुछ बहुत सारे मतलब दिमाग की अभी तक खिचड़ी बन चुका होगा तो डबल खिचड़ी बन जाएगा, क्योंकि हर एक ब्लॉक में अलग अलग कंसेप्ट है सॉलिबिलिटी का। P ब्लॉक में अलग है, D ब्लॉक में अलग है। ऐसे करके सॉलिबिलिटी इतना समझ आया? सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? हाइड्रेशन एनर्जी का। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगा? लैटिस एनर्जी का। ये कांसेप्ट कहाँ पे लगाओगे? एस ब्लॉक में लगाओगे, वो भी कहाँ पर? टॉप टू बॉटम में। एकदम रट्टा मारना है, इसको याद करना है कि कौन सा कंसेप्ट, कहीं पर भी लैटिस एनर्जी, कहीं पर भी हाइड्रेशन नहीं लगेगा। जो भी पढ़ा है ना, जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, जितना हाइड्रेशन ज्यादा उतना ज्यादा सॉलिबिलिटी। मतलब सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। कहाँ लगाओगे? सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक के टॉप टू बॉटम के कंपैरिजन में आएगा, है ना? जैसे कि KCl, पोटेशियम क्या है? एस ब्लॉक का है ना, K2CO3। ये पोटेशियम किसका है? एस ब्लॉक का है। इफ कॉमन आयन इज स्मॉलर, कॉमन आयन मतलब कि जैसे मान लेते हैं बेटा कि हमको कंपेयर करना है LiCl, KCl, NaCl, ऐसे कंपैरिजन करना है तीनों के बीच में। कंपैरिजन किसका हो रहा है? एस ब्लॉक का हो रहा है ना। जो क्लोरीन है वो क्या है? कॉमन है। या हम कौन सा ले सकते हैं? जैसे ऐसा लिखना है ना K2CO3, ऐसे ही ले सकते हैं Li2CO3, Na2CO3, K2CO3। किसके बीच में कंपैरिजन करना है? अभी भी किसका चल रहा है? एस ब्लॉक का चल रहा है। लेकिन कॉमन आयन जो है वो एक सिंगल एटम है क्या? नहीं, अभी कैसा है? पॉलीएटॉमिक स्टेट। दोनों में अलग अलग कंसेप्ट लगेगा, पॉलीएटॉमिक में भी और मोनो वाले में भी। अगर कॉमन आयन स्मॉलर है, स्मॉलर मतलब जैसे कि F माइनस, ये स्मॉलर में आएगा, OH माइनस, O माइनस टू Li प्लस Na प्लस, ये सारी कॉमन आयन है। कॉमन मतलब जो सब में होगा। या सेकेंड ग्रुप का कटायन, सेकेंड ग्रुप का कटायन मतलब कि बेरिलियम मैग्नीशियम। ठीक है, देन सॉल्युबिलिटी इज डिसाइडेड बाय लैटिस एनर्जी ओनली। तो वहां पर हाइड्रेशन नहीं लगाओगे। हो गया बच्चा? इसी सेकंड स्टेटमेंट ये सॉलिबिलिटी पढ़ते पढ़ते तो माथा खराब हो जाएगा। पानी पी लो। इसके पहले वाली लाइन में क्या पढ़ा कि एस ब्लॉक में जब टॉप टू बॉटम कंपैरिजन करना होगा तो क्या लगाओगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। ठीक, ये खत्म हो गया, ये कंसेप्ट खत्म।
कंसेप्ट लगाओगी, लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेटिस एनर्जी का पूरा कंसेप्ट लगेगा। लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है, ये हुआ। लेकिन लेटिस एनर्जी और सॉल्युबिलिटी के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो वहां पे हाइड्रेशन नहीं लिखोगे, ठीक। अभी क्वेश्चन करोगे तो समझ आएगा, अभी तो सिर्फ कंसेप्ट है, क्वेश्चन भी है इसमें, क्वेश्चन में सारा कुछ लगाना पड़ेगा। अगर कॉमन आयन लार्जर है, लार्जर मतलब Br I माइनस Rb या फिर पॉलीएटॉमिक, जैसे कार्बोनेट लिया था ना वैसे करके है, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी कहाँ से डिसाइड करोगे? हाइड्रेशन एनर्जी से। वहाँ पे लेटिस एनर्जी नहीं लगाना, स्मॉलर वाले में लेटिस एनर्जी लगाओगी और लार्जर वाले में हाइड्रेशन एनर्जी लगाओगी, ठीक। इतना हो गया बेटा। सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? पोलराइजेशन। क्यों? क्योंकि पोलराइजेशन मतलब कि अट्रैक्शन ज्यादा, तो उसको ब्रेक कर पा रहे हैं क्या अपन? नहीं। सॉल्युबिलिटी के लिए अपने को क्या चाहिए? ब्रेक करना है ना, आयंस को ब्रेक करना है, तभी तो पानी में जाकर डिसॉल्व होगा। अगर पोलराइजेशन ही ज्यादा दे रही है मतलब कि अट्रैक्शन ज्यादा दे रही है तो ब्रेक हो पाएगा क्या इजीली? नहीं। तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पोलराइजेशन जब भी बोलते हैं मतलब कि हम क्या बोलते हैं? कोरिलेट करेक्टर। ये चीज कहाँ लगाओगे बेटा? हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम, हैलाइड्स मतलब कि बेरिलियम BeF2 है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक। P एंड D ब्लॉक के कंपाउंड पे लगाओगे इसको। और कहाँ पे लगाओगे? लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ये कहाँ पे चल रहा है? S ब्लॉक के सबसे ऊपर, है ना। ये तो वही है कि पोलराइजेशन, ये तो वही लिखा हुआ पोलराइजेशन वगैरह तो पोलराइजेशन, हाँ ये जो है ना पोलराइजेशन का कंसेप्ट देखो, पोलराइजेशन का कंसेप्ट कहाँ पे लगाना है? पीरियड में लगाना है, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड में, P और D ब्लॉक में लगाना है और हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम में लगाना है। S ब्लॉक में क्या लगाओगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। S ब्लॉक में क्या लग रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेटिस। P और D ब्लॉक में क्या लगाओगे? पोलराइजेशन। सीधी सी बात है, 2 पॉइंट पे खत्म। S ब्लॉक में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन, इनवर्सली लेटिस एनर्जी। P ब्लॉक और D ब्लॉक में क्या लगा रहे हो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। कुछ छोटे छोटे एक्सेप्शन है। अगर कॉमन आयन क्या होगा बेटा? कॉमन आयन स्मॉलर होगा तो क्या लगाओगे? लेटिस एनर्जी। कॉमन आयन बड़ा होगा तो क्या लगाओगे? हाइड्रेशन एनर्जी। ये वाला जो पोलराइजेशन का कंसेप्ट है वो P और D ब्लॉक के अलावा कहाँ पे लगाओगे? बेरिलियम के हैलाइड्स में हाइड्रेशन और लेटिस एनर्जी नहीं लगेगा। क्या बोल रहा था? बेरिलियम मतलब कि S ब्लॉक होगा कि नहीं होगा, तो वहां पे हाइड्रेशन एनर्जी लगना चाहिए। लेकिन उसके हैलाइड्स वाला जो क्वेश्चन आएगा, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वहां पे क्या लगाओगे? पोलराइजेशन। और लेफ्ट टू राइट में हमेशा क्या लगाओगे? पोलराइजेशन। अच्छे से याद करना इसको, ऐसे रहो याद करो। इसके क्वेश्चंस ना, हर क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि सब में अलग अलग हो रहा है। सॉल्युबिलिटी का जो क्वेश्चन आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या पढ़ा? पोलर
अब उसके बाद भी क्या लगाते हैं अपन, स्मॉल आयन, सॉरी कॉमन आयन में क्या है, स्मॉलर है या लार्जर है ना। हाँ तो मैं बताऊँ, ये क्या है, इसमें स्मॉलर आयन होता तो एस ब्लॉक का है, स्मॉलर आयन होता तो क्या लगाते हैं, लेटिस एनर्जी। एस ब्लॉक का है और क्या है, लार्जर आयन, तो क्या लगाओगे इसमें, हाइड्रेशन एनर्जी। तो पूरा लिखोगे ना यहाँ पे ब्रैकेट में, समझ आ रहा है, क्या लिखोगे, एस ब्लॉक, फिर लिखो एस ब्लॉक कॉमन आयन लार्जर, एस ब्लॉक कॉमन आयन लार्जर, अप्लाई हाइड्रेशन एनर्जी। क्या लगाया है, हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी, अब हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाओगे, क्या होता है बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और इनवर्सली चार्ज तो सब में सेम है, तो चार्ज लगा पाओगे क्या, नहीं, तो क्या लगाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज या फिर रेडियस। और हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, सॉलिबिलिटी के, ऐसे रिलेट करना है। मान लो लेटिस एनर्जी लगाते तो क्या हो जाता, तब ऑर्डर उल्टा हो जाता है ना, दोनों में डिफरेंस है। इसमें कैसा आ जाएगा कि, और किसको नहीं समझ में आया, अगला क्वेश्चन कौन सा बोली थी, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या लगाओगे, मैंने बोला ना क्वेश्चन करना, 15 क्वेश्चन करते करते ना आधे कौन घंटे ना लग जाते हैं। अगर क्लास में नहीं करनी है, घर पे जब बैठ के करोगे तो समझ आएगा कि क्या मस्त क्वेश्चन दिए हैं। इसमें केमिकल बॉन्डिंग मजेदार क्वेश्चन होगा, इसके आगे के टॉपिक है। बोलो बेटा क्या आंसर आया, सॉलिबिलिटी का ऑर्डर क्या है, क्या आंसर आ रहा है, 4 3 2 1, बोलो कंसेप्ट, बोलो कंसेप्ट क्या लगाया है, हाइड्रेशन एनर्जी। कॉमन आयन का कंसेप्ट लगेगा ना बेटा, कॉमन है ना, पोलराइजेशन लगा दी, पी ब्लॉक लगाओगे तो पोलराइजेशन लगाना पड़ेगा। अगर अगर मान लो कोई पी ब्लॉक लगाया है तो उसको तो पोलराइजेशन लगाना पड़ेगा ना। तो क्या लगेगा, कॉमन आयन लगेगा ना इसमें, टॉप टू बॉटम वाले में। कॉमन आयन में देखो क्या है, कॉमन आयन बोलो क्या है, कॉमन आयन है इसमें Cl+2, यही है। सेकंड का कटायन है ना, सेकंड ग्रुप का कटायन कौन सा लगेगा, स्मॉलर आयन है या लार्जर आयन है, स्मॉलर आयन है ना ये, लिखो इसमें थ्योरी में लिखा है 2 कटायन, ऐसा लिखा होगा 2A कटायन, अभी बताई थी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले, ऐसा लिखा होगा नोट्स में 2A कटायन, ऐसा लिखा होगा। F माइनस OH माइनस के बाजू में देखो मिला, 2A कटायन मिला बेटा। 2A कटायन में क्या लगाओगे, लेटिस एनर्जी। तो इससे पता होना चाहिए कंसेप्ट, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में स्टेटमेंट में आता है रीजन, तो पता होना चाहिए ना किसकी वजह से, ऑर्डर तो चलो किसी भी मैथ में तुमने सही दे दिया, मान लो कुछ भी लगा के, पर कंसेप्ट गलत लगाओगे तो फिर कैसे होगा। लेटिस एनर्जी लगाओगे, अब लगाओ, लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज के। कॉमन आयन चेक नहीं करोगे, जो अलग है वो चेक करोगे, है ना। तो रेडियस, लेटिस एनर्जी का पहले ऑर्डर लिखो, लेटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मतलब लेटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, F2 फिर Cl2 फिर Br2 और I2, ये आएगा। लेकिन लेटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, सॉलिबिलिटी के,
क्लोराइड, ग्रुप 1A का क्लोराइड मतलब कि फर्स्ट ग्रुप है लिथियम सोडियम पोटेशियम वाले की क्लोराइड में एक्सेप्शन लगेगा। 1A के सल्फेट में लगेगा, ग्रुप नंबर 1 के सल्फेट में लगेगा। ग्रुप नंबर सिर्फ 1 और 2 में ही है एक्सेप्शन। ग्रुप नंबर 1 के क्लोराइड सल्फेट कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में लगता है एक्सेप्शन, और ग्रुप नंबर 2 के क्लोराइड इन सब में एक्सेप्शन लगेगा। एक्सेप्शन का मतलब है जो ऑर्डर भाई ने लिख दिया है उसको याद कर लेना है, कहीं से भी कुछ भी आएगा उल्टा सीधा देखो। सबसे पहले किसका ऑर्डर बोला था बेटा, ग्रुप 1 के क्लोराइड और ग्रुप 1 का सल्फेट। ग्रुप 1 का क्लोराइड दिख रहा है ना, सब क्लोराइड है। लिथियम सबसे पहले कौन सा आएगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, यही होगा सीक्वेंस ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। लेकिन अगर सॉलिबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले सॉल्युबल कौन सा होता है, CH3L, फिर RbCl, फिर LiCl, NaCl और KCl। इसको क्या कोई इसका ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं, क्यों कैसा क्या हो, इसको रट्टा मारना है। ये रट्टा वाली कैटेगरी में आता है, जिसका कंसेप्ट है वो पूरा बता देती हूँ। जो रट्टा है वो रट्टा है। अभी किस बेसिस पे होगा, मैग्नीट्यूड बेस पे होगा। मैग्नीट्यूड बेस पता है ना, मतलब कि उसका सॉलिबिलिटी का कोई मैग्नीट्यूड होगा। सल्फेट का क्या हो जाएगा, सल्फेट का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, इसको 20 से शुरू करना है। कैसे देखो, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, उसके बाद कहाँ एक्सेप्शन था, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में। ये तो समझ में आया। जैसा होता है वैसा ही है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम। बाइकार्बोनेट में देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम। लिथियम नहीं है बट लिथियम होगा इधर, पता चला सीजन के आगे का एरिया पे चुप गया है। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है बेटा, लिथियम और जो ग्रुप 1 है वो डाउन द ग्रुप उसका सॉलिबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर हम जनरल रूल लगाते तो क्या होना चाहिए था, कार्बोनेट लार्जर एनायन है ना, लार्जर एनायन है ना, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट लार्जर एनायन है। तो लार्जर एनायन में क्या लगाते हो, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज मतलब कि ऑर्डर क्या होना चाहिए था, लिथियम का ज्यादा होना चाहिए था, पर यहाँ पर क्या है उल्टा, मतलब कि जो जनरल हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, उसका जब उल्टा आया ना ऑर्डर, इसलिए हम एक्सेप्शन की कैटेगरी में नहीं है। सेकेंड ए का फ्लोराइड, सेकेंड ए का फ्लोराइड में क्या हो जाएगा, देखो मैग्नीशियम कैल्शियम उल्टा पुल्टा ऑर्डर है ना, इसमें भी अगर कॉन्सेप्ट लगाते फ्लोराइड क्या होता है, स्मॉलर है ना, स्मॉलर कटायन है लार्ज कटायन, F माइनस क्या होता है, स्मॉलर। स्मॉलर में क्या लगाते हो, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, और सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। तो एक सीक्वेंस में आंसर आना चाहिए था ना, बट एक सीक्वेंस में है क्या, नहीं, उल्टा पुल्टा है, इसको भी क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बहुत इजी है, सिर्फ इन दोनों, ये दोनों का ऑर्डर सेम है ना, ये दोनों का ऑर्डर सेम है। बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में क्या होता है, जो कंसेप्ट है उसका उल्टा हो जाता है। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है उसका जस्ट उल्टा ऑर्डर होगा। क्लोराइड और सल्फेट का एज इट इज होता है, इसको याद करना पड़ेगा बेटा अलग से। और फ्लोराइड, सेकेंड ए का फ्लोराइड, उनको अलग से याद करना पड़ेगा। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सॉलिबिलिटी, ये पढ़ते जाओ। मैं पढ़ रही हूँ, सुन लोगे। प्रवचन, इसको ये पुस्तक में लिखा होता है, तो जो पुस्तक में लिखा होता है उसमें दिमाग नहीं लगाना होता है, उसको
All NH4 plus salt are soluble in water. NH4 plus salt मतलब बेटा NH4 को मान लो क्लोरीन के साथ कंबाइन कर दिया NH4Cl NH4Br ऐसे करके जो भी कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं. All metal nitrate मतलब कि S ब्लॉक का नाइट्रेट है ना. नाइट्रेट कैसे बनेगा NO3 के साथ कंबाइन होके या कोई भी परक्लोरेट या एसिटेट वो सारे के सारे पानी में क्या होंगे सॉल्युबल होंगे. जो भी 2A का कार्बोनेट है 2A मतलब बेरिलियम मैग्नीशियम वाला जो कार्बोनेट होगा वो पानी में क्या होता है इनसॉल्युबल. पहली बात तो इसका ध्यान रखना. वो क्या हो जाएगा वो इनसॉल्युबल होगा. फर्स्ट ए का सल्फाइड S-2 वाला वो वाटर क्या होता है सॉल्युबल होता है. बाकी जो भी सल्फाइड्स होंगे वो वाटर में इनसॉल्युबल होंगे. कौन सा वाला सॉल्युबल होगा सिर्फ 1A ग्रुप 1 वाला जो सल्फाइड है LiS NaS ये वाला सॉल्युबल होगा. बाकी सारे इनसॉल्युबल होते हैं. जो भी मेटल में सल्फेट होते हैं लिथियम पोटेशियम वाला है ना ये ग्रुप 1 या ग्रुप 2 वाला जो भी सल्फेट होगा वो वाटर में सॉल्युबल होगा एक्सेप्ट सल्फेट्स ऑफ Ag Hg Pg Ba SrO कितना याद करना पड़ेगा. हाँ ये तो नहीं पता बाद में लिखा होगा. आज होगा प्रभात ग्रुप 1A का हाइड्रोक्साइड और बैरियम हाइड्रोक्साइड वाटर में सॉल्युबल होता है. बाकी सारे वाटर में इनसॉल्युबल होंगे. जितने भी मेटल के हैलाइड्स होते हैं LiF ये NaF वाला मेटल के हैलाइड्स होते हैं वाटर में सॉल्युबल होगा. कौन कौन सा नहीं होगा क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड इन सबको जैसे AgCl ये वाटर में इनसॉल्युबल है. HgCl ये सारे वाटर में इनसॉल्युबल है. हाँ बस ये याद करना है. अगला है टॉपिक मेल्टिंग पॉइंट. 10 पेज बचे 10 पेज वाहियात पेज है. ये केमिकल बॉन्डिंग के आगे की चीजें चल रही है ना तो तुम लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा क्या मतलब मेन जो केमिकल बॉन्डिंग है वो खत्म हो चुका है. ये छोटे छोटे पूरे इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स हैं. हाँ हाँ तभी तो पढ़ा नहीं होते क्यों नहीं मैनेज करती मैंने नहीं आता था. आते हैं तो आते हैं तभी तो पढ़ा रही हूँ ना. जितने भी जैसे ये सारे टॉपिक है जैसे मेल्टिंग पॉइंट वाला हम कहाँ पढ़ते थे पी ब्लॉक में पढ़ते थे. ये वाला डायमंड ग्रेफाइट वाला इसमें मतलब पूरे इनऑर्गेनिक के जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं मैं इसमें पूरे कवर करा दूँ. क्या हाँ तो याद रखना मानना पड़ेगा सारे एक्सेप्शन. चलो मेल्टिंग पॉइंट देख लो. मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि क्या होता है बोलो. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा जिस टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होगा उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. बोलो 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 कैसे एक्सप्लेन करोगे मेल्टिंग पॉइंट को. उसी को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. वाटर का ऐसा लिखा है वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है. कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैसे वाला कुछ भारी भरकम शब्द सुने हो लाइफ में. हाँ हाँ भाई कुछ भारी भरकम शब्द सुने हो लाइफ में. हाँ किससे दे दो बाकी तो पूरे ही आज 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 तुम्हें 15-20 क्वेश्चन देख के पूरे सदमे में चले गए. क्यों कार्बन के कंपाउंड बताओ बेटा. मैं बता रही कार्बन के कंपाउंड बताओ. बातें नहीं थोड़ा कभी कभी कुछ जवाब दे दिया करो. मैं तुम्हें अच्छा लगता है कि ड्रॉपर हो
ये बिस्मथ क्या होता है? C60 वाला कंपाउंड बिस्मथ क्या होता है? तो ये एलिमेंट है। तो सबसे ज्यादा रिजिड कौन सा होता है इस सब में बताओ? डायमंड। तो क्यों रिजिड होता है? उसमें 3D नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा रिजिड होता है। जो जितना ज्यादा रिजिड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जब हम मेल्ट होना मतलब सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? लिक्विड में कन्वर्ट। तो जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, जिस टेम्परेचर पे जाकर के वो उस प्रोसेस में जिस टेम्परेचर पे जाकर के वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होना चाहिए ना, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। कौन सा? सॉलिड से लिक्विड। डेफिनेशन नहीं आएगा, मैं बता दूं, थोड़ी समय नहीं है। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? डायमंड का होता है। उसके बाद आयनिक कंपाउंड का होगा। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट डायमंड का होगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पूरी नॉर्मिक में ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा रिजल्ट डायमंड होता है। उसके बाद बेटा NaCl होगा, क्योंकि NaCl कैसा कंपाउंड होता है? आयनिक कंपाउंड। आयंस के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है ना, तो उसके बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मानते हैं। उसके बाद जो भी फोर्सेस होते हैं, कोवेलेंट, ये वेंडर और फोर्स, आयन इंड्यूस डाइपोल, ये सारे जो फोर्सेस होते हैं वो सबसे वीक फोर्स में माना जाता है। डायमंड में वही लिखा हुआ है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, 3D नेटवर्क में कोवेलेंट कनेक्टेड होता है, इसलिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगता है उसको मेल्ट करने में, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। इसके आगे का अपन कल करेंगे। कल नेक्स्ट क्लास में भले थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बट नेक्स्ट क्लास में मंडे को मैं कंप्लीट कर दूंगी, चाहे 2 घंटे लगे, 2.25 घंटे लगे। 2 घंटे के आसपास में बेटा, 2 घंटे के आसपास में कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मंडे को अपन कंप्लीट करेंगे। कोऑर्डिनेशन तो हो जाएगा, क्योंकि डबल 3 में से 2 क्लास होगी ना, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। रही बात डी एंड एफ ब्लॉक के, पी ब्लॉक का, तो मैं पीरियोडिक में ही पूरा डीएनए पढ़ा लेती हूँ, अब ऑप्शन ही तो अलग से पढ़ाना है। पी ब्लॉक तो 2 क्लास